नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गुरमेज सिंह संधू। आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, जिस तरह से सत्यपाल जो एक्स गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक, आज उनके घर पर 29 ठिकानों पर सीबीआई का छापा पड़ गया। जाहिर सी बात है, बीमार है, 4-5 दिन से बीमार अस्पताल में जो दाखिल है। उनका इतना सा कसूर था कि उन्होंने जो रिश्वत जो है जम्मू कश्मीर के, जब वो गवर्नर थे, उन्होंने 300 करोड़ की जो एक ऑफ़र की गई थी एक प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। तो किसानों के ऊपर भी अक्सर वो बोलते रहते हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए भाजपा ने उनके सीबीआई के तहत छापे मारे। हमारे साथ डॉक्टर राशिद चौधरी जी हैं, जो कांग्रेस के बड़े तेज तराज नेता हैं और अपनी पार्टी का जो है रुख जो है बड़ी बाखूबी रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये अचानक जो है गवर्नर सत्यपाल मलिक जो एक्स गवर्नर हैं, उनके घर में ये सीबीआई का छापा, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए संधू साहब, देश में तानाशाही है और ये तानाशाही जो है ये सबको अपनी लपेट में ले रही है। अभी तक तो ख़तरा ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टी है, आप अरविंद केजरीवाल जी का देख लीजिए, आप झारखंड के सीएम का देख लीजिए, आप कोई भी आदमी जो बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बात करता है, उसका अंजाम देख लीजिए। और अभी रिसेंट जो है, आज जो सत्यपाल मलिक जी के साथ हुआ है, वो देखिए, सत्यपाल मलिक जी का क्रोनोलॉजी मैं बताता हूँ। जब वो जे में थे, पुलवामा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने क्वेश्चन किया। उसके बाद जो इंश्योरेंस स्कीम था, जियो का इंश्योरेंस स्कीम, जो अंबानी अडानी कंपनी थी, अंबानी साहब की कंपनी थी, वो हज़ारों करोड़ रुपया का गबन हुआ, उस पर उंगली उठाई और 300 करोड़ रुपया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे कहा था ये फाइल करो। तो ये आवाज़ उठाई, तो यहाँ से उठा के उनको गोवा फेंक दिया। अब जब गोवा में जो है, उनने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर का प्ले कर रहा है, तो उनको उठाया तो कहीं और नॉर्थ ईस्ट में फेंक दिया। जब वहाँ बात उठाई तो उनको बिल्कुल ही बर्खास्त कर दिया। और करने के बाद वो लगातार जो है, जिस प्रकार से सरकार की नीतियों की निंदा करते हैं और सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं हर बार कि ये सरकार करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और ये जो राष्ट्रहित है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करने वाली सरकार है। तो उसके बाद ये सरकार सत्यपाल मलिक से, जो किसानों की उनकी किसान की बैकग्राउंड है, किसान लीडर हैं वो, तो उससे भी डरते हैं। और डरने के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो जैसे बाकी लोगों को छोड़ा किसको? यहाँ हमारे यहाँ लाल सिंह जी को अभी उठाया था, 16 लाख रुपए का केस बनाया और वो भी प्रॉपरली वो नहीं था और निकला क्या उसमें से। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के पीछे अभी वो पड़ी है एजेंसीज, 7 बार समन भेज दिए गए। 7 बार समन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कितने ही लोग जो भी बात करता है पोजीशन में, और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि सत्यपाल मलिक जैसे वोकल आदमी को आप जब उसको सच्चाई कहने की कोशिश की है, तो आप इस तरीके से दबाना चाहते हैं और इतना हरास करना चाहते हैं। हालांकि वो बीमार भी है, बुजुर्ग भी है, किसान लीडर है, किसानों का इशू इन दिनों चल रहा है और उस इशू को भी दबाने की इस तरह से कोशिश की जा रही है। कल एक किसान शहीद हो गया, 4 किसान शहीद हो गए। और उसके बाद और जो लगातार 4 अभी तक जाने जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं। तो ये सरकार चाहती है कि किसी तरह डरा धमका के काम चले, जो चलेगा नहीं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने पुलवामा की बात की, पुलवामा में इन्होंने सरकार से आग्रह किया था और खासकर गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि ये जो सीआरपी के जवान हैं वो उनको एयरक्राफ्ट दिया जाए ताकि ये सेफ चले जाए, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। और फिर वो 40 जवान जो थे शहीद हो गए सीआरपी आपके। तो आपको लगता है कि जानबूझकर ये किया गया? जिस तरह से उनका कहना है कि मैंने रिक्वेस्ट की थी पर इसके ऊपर गौर नहीं किया, इनपुट भी थी कि ये बड़ा हादसा होने वाला है, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। देखिए, पुलवामा साने जो है देश के का एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है और जिसके लिए सत्यपाल मलिक ने सीधा एक्सपोज किया है मोदी जी को और बीजेपी को, अमित शाह जी को, सबको। और ऐसा लगता है कि ये सभी जो कुछ है ये कुछ मैनिपुलेशन था, क्योंकि उसके बाद पुलवामा जैसा एपिसोड हो तो उसकी रिपोर्ट जो है फाइनल, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में टेबल होनी चाहिए थी। देश को बताना चाहिए था कि ये हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन हुई, ये हुई।
उसके ऑफिसर्स का भी पता नहीं, उस इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं, उसमें क्या हुआ क्या वो पता नहीं। हमारे जवानों ने बस अपनी जानें दी और उस जाने देने के बलबूते पे बीजेपी ने पिछली सरकार बनाई। तो बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है सरकार बनाने के लिए, और सिटिंग गवर्नर उस वक्त का जो स्टेट का था, तब ये स्टेट थी हमारी यूटी जो आज है, वो कह रहा है कि पुलवामा जो इंसिडेंट है ये इसमें दाल में कुछ काला है और ये ठीक तरीके से नहीं हुआ और ये नेग्लिजेंस है और ये इसके बाद भी सिंसियरली इसको हल नहीं किया गया। तो इससे बड़ी क्या विडंबना होगी फिर कि उस पर कोई एजेंसी, कोई जांच, कोई पड़ताल, कुछ नहीं। तो सिर्फ 2 लोग यहाँ देश में बरी हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। उसके अलावा जो भी व्यक्ति है वो कभी भी उठाया जा सकता है, कभी भी जेल में जा सकता है, कभी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है उस पर, जो अनफॉर्चुनेट है। और अब जो खतरा है वो ये है कि देश की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स तो चलेंगे, हमें फेस करना आता है, हम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मगर जो आम व्यक्ति था, डेमोक्रेसी में उसको अभी तक बात करने की आज़ादी थी, अब वो आज़ादी आस्ता आस्ता नहीं रहेगी। अब लगता है कि उस देश उस कुगार पे ये ले जा रहे हैं, उस लाइन पे ले जा रहे हैं जहाँ एक आम आदमी को बात करते हुए सोचना पड़ेगा, जहाँ एक आम आदमी को अपने अधिकार की बात करते हुए डरना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में अगर हालात यही चलते रहे, जनता ने इनको जवाब ना दिया, तो जनता का बहुत बड़ा और देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो पुलवामा, उसके बाद जो 300 करोड़ है, ब्राह्म माधव जो आरएसएस के थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इनकार कर दिया। इसी तरह से ये आरोप लगाया जाता है भाजपा द्वारा कि सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोले, अब जब हटाए गए हैं अब ये इस तरह की बातें उजागर कर रहे हैं। देखिए, तब भी सत्यपाल मलिक ने इनका एक फेमस जो स्कीम था, जे&के बैंक की नौकरियों का स्कीम था, वो नौकरियां बिकी थी, उस पर सत्यपाल मलिक ने फुट डाउन कर दिया, नहीं किया। बीएसएफ के नौकरियों का स्कीम हुआ, सत्यपाल मलिक ने नहीं किया। 300 करोड़ की फाइल थी, सत्यपाल मलिक ने वो की तो नहीं ना सैंक्शन। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी कि गवर्नर रहते हुए भी प्रेशर भी था, फिर भी उस आदमी ने अपनी हिम्मत दिखाई, मगर फाइनली गिव अप किया, यहाँ से कहा कि भाई मैं ऐसे माहौल में काम नहीं करूँगा, तो ही तो उठाया था, वरना सत्यपाल मलिक को क्यों उठाते। तो तब भी वो आदमी एक उसके अंदर ज़मीर मुझे लगता जागा और उन्होंने बात की, और उसके बाद भी लगातार बात करते रहे। और बीजेपी ने हर तरीके से उनको दबाने की, वर्गाने की कोशिश की, लभाने की कोशिश की, यहाँ से निकाला वहाँ दे देंगे, आपको ये कर देंगे, बट वो आदमी रुका नहीं। उस आदमी ने हैट्स ऑफ टू हिम कि सच्चाई जो है उसको उजागर किया, सच्चाई बताई और देश के सामने लाया कि नरेंद्र मोदी जी एक कमज़ोर व्यक्ति हैं, एक दोगले व्यक्ति हैं, और एक जो ड्यूल करेक्टर होता है पॉलिटिक्स में वो करते हैं। वो कोई इतने जो षड्यंत्रकारी आदमी है, अदरवाइज इज़ नॉट अ बिग मैन जो प्रोजेक्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सत्यपाल मलिक इस समय अस्पताल में दाखिल है और उनका ये बयान आया कि मेरे पास 4-5 जोड़ी कपड़े, इसके सिवाय कुछ नहीं है। 29 जगहों पे छापेमारी करनी सीबीआई की, क्या कुछ उनके पास था? जो उन्होंने कहा कि मैं फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो है, ये षड्यंत्र, ये जो सीबीआई का ये नाटक है, जो उनके घरों में छापे डालना, क्या क्या दर्शाता है? देखिए, सत्यपाल मलिक जी की बैकग्राउंड को बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक रईस आदमी थे और उसके अलावा इतना बड़ा कार्यकाल हर जगह रहा, और एक किसान नेता है। किसानों के लिए ठिकाने होना, चीज़ें होना, ज़मीनें होना, ये आम सी बात है। इसके अलावा अगर कोई निरपेक्ष जांच होती और होने की हमें संभावना होती तो हम कहते उस पर उम्मीद होती। अभी तो कुछ हो नहीं सकता। अभी जो भी वो एलिगेट करना चाहें, जहां करना चाहें, लगा दें उनके पीछे, क्योंकि वो टारगेट इनमी नंबर 1 है। और अभी किसानों का इशू है। सरकार को ये भी डर था कि कल ये भी आदमी वहां ही जाके बैठ गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार जो दबाना चाहती है, करना चाहती है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ। डॉक्टर साहब, एक आज किसान जो है इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं भाई, तो आपको लगता है कि जिस तरह से उनकी मांग है, ये तो सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पे गारंटी देंगे, और 2 साल हो गए, कमेटी बनाई, कमेटी ने भी कुछ नहीं किया, और ये अपनी मांग को लेकर लोकतंत्र है, अपनी आवाज़ उठाने का हक है। तो वहाँ पे हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर कीलें बड़ी बड़ी लगानी, बड़े बड़े कंटेनर लगा देने, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है ड्रोन से?
आंसू गैसों ने यहाँ पे जो बच्चों की मौत हुई है, कहा जाता है कि वो जो है वो बुलेट से हुई है, क्या कहें, जो जो गोली है उसके साथ हुई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो जब 2014 के पहले कैंपेन करते थे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आ गए तो बहुत बार ये कह चुकी है कि हम गारंटी देंगे, एमएसपी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब वो सारी बातें जो हैं उनको रिवर्स कर दिया, फिर एक काले कानून बना दिए, उसमें कितनी जानें गई, 700 से ज़्यादा जाने लोग शहीद हो गए, और उसके बाद आ जा कर के इनकी आंखें खुली और वो कानून वापस हुए, और फिर 2 साल हो गए, कमेटीज़ बनाई, चीज़ें बनाई कि भाई एमएसपी होगा और ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मगर अभी आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ये सरकार बेसिकली कॉर्पोरेट अडानी और अंबानी जी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, और किसानों का इनको कुछ, जो एक आम आदमी है और किसान है और देश का नौजवान है, इनको पेन जो है, दर्द जो है वो फील नहीं होता है। इनका सिर्फ जो मुद्दा है वो है सत्ता, किस तरह से सत्ता में आना है और किस तरह से अडानी जी को आगे बढ़ाना है, अंबानी जी को आगे बढ़ाना है, बस बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को क्या देना है वो मैटर करता है। इनके लिए कुछ किसान वगैरह कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ये मतलब कि देखो, हरियाणा से कोई इनकी नाराजगी नहीं है, वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी मांग को लेकर। तो हरियाणा सरकार ने क्यों बैरिकेड लगाया? आज हाई कोर्ट का भी एक निर्देश आया, बैरिकेड हटाओ, उनको एक प्रॉपर जगह दो दिल्ली में जहाँ पे वो अपना प्रदर्शन कर सकें। देखिए, वो बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट ने कहीं कह दिया होगा। अभी जो देश में ईडी, सीबीआई, आईबी, जुडिशरी, पुलिस, एवरीथिंग, कोई भी एजेंसी जो है वो दबाव के बाहर नहीं है सरकार के। कभी कभी कोई चमत्कार हो जाते हैं और हो रहे हैं, अच्छी बात है, आई वेलकम दिस डिसीजन। मगर सरकार हरियाणा की हो या कहीं भी हो, सरकार का मिसयूज, दुरुपयोग कौन करवा रहा है? नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं, अमित शाह जी करवा रहे हैं, बीजेपी करवा रही है। तो ये बड़ा दुख की बात है कि किसान जो वहीं के आसपास के रहने वाले, वो अगर कोई बात अपनी रखना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? उसको इस तरीके से दबाना कि कोई बाहर के देश की सेना आ गई है, सेना आ गई है, और नौजवान लोगों को शहीद कर देना बुलेट्स से। वो कोई उग्रवादी हैं, वो कहीं से बाहर से आए हैं, कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि जो वो है उसका कोई जवाज बनता है, कोई हकीकत नहीं बनती है। डफ एंड डम लोगों की सरकार है, और माइट इज़ राइट, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। पर ये जनता को चाहिए, लोगों को चाहिए कि इस पे सोचें, इस पे निरपेक्षता से सोचें, इस पे जो है वो आगे सोचें, विजन सोचें कि हमारे जवानों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। ये पार्टी किस राह पे देश को लेके चल रही है, ये दूसरा पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश है बीजेपी की, वो है। जैसे वहाँ कुछ कट्टरवादियों ने उस देश का सत्यानाश कर दिया और देश बना लिया, मगर नाकाम हो गए। यहाँ भी ये जो विचारधारा चल रही है अभी बीजेपी की, आरएसएस की, और जिसको लीड मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये अंतिम सवाल है कि चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि निष्पक्ष और पारदर्शिता जो है इलेक्शन हो गए? आपने चंडीगढ़ का एक उदाहरण देख लिया, किस तरह से शरेआम धांधली बीजेपी के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हालांकि वो होना नहीं चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने, जो चुनाव आयोग ने उसको इजाज़त दी, वो कॉरपोरेशन का मेंबर भी था, उसके बावजूद उसको इजाज़त दी, और ये नंगा नाज और लोकतंत्र का मर्डर जिसको कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के टिप्पणी की थी। क्या कहेंगे, आने वाले चुनाव जो है साफ सुथरे और निष्पक्ष हो सकते हैं? देखिए, ये जो चंडीगढ़ का इंसिडेंट है, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये एक्सपोज करता है बीजेपी को, रियल फेस को, और जो मोदी जी और अमित शाह की सही मंशा है, सही तरीकाकार है, वो ये है। आप सिर्फ चंडीगढ़ को जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कैसे इन्होंने हथियाई, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट था उसका क्या हाल किया, राजस्थान में क्या अटैम्प्ट हुई, और स्टेट्स में क्या अटैम्प्ट हुई, यहाँ पे बनते बनते सरकार जो है जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह से इन्होंने स्टबल किया। सो ये जो है अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस जो है बीजेपी कहीं भी करती है, और जो इतने ईवीएम्स गायब हैं, जो सारी ईवीएम्स चीज़ें गुजरात में होती हैं, जो कंपनीज गुजरात को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चीज़ें हैं, वो दर्शाती हैं कि हालांकि हमारी डेमोक्रेसी बड़ी पावरफुल है, हमारा चुनाव आयोग बड़ा अच्छा होता था, अब वो भी दबाव में आके
कितने कितने जितने जितने हिस्सों में, जितने चरणों में चुनाव करवाना है, हर आप बंगाल के चुनाव को याद कीजिए, वो कौन सा तरीकाकार का चुनाव था। जी जी और इलेक्शन कमीशन में उसमें किस तरह के चरण और क्या क्या रखे थे, जो सूट करता था प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, वही किया गया था। अब वैसा अपेक्षा हमें नहीं है, पर मन में एक वो है कि भाई ये जो चुनाव आने वाला है, इसमें डू और डाई, हुक और क्रूक, स्टील और स्नैच बीजेपी करने वाली है। और अमित शाह और मोदी जी ने ये राजस्थान में एक रैली थी जिसमें मोदी जी ने ये कहा था कि कभी सरकार नहीं आएगी अशोक गहलोत की, कभी सरकार नहीं आएगी। तो कोई आदमी इस तरह से कैसे कह सकता है? इसका मतलब उन्होंने प्लान किया था। अब वो यहाँ जम्मू में बोल के गए हैं कि ऐसा होगा, आएगा तो मोदी ही, कुछ भी करिए, तो वो कोई भी बटन दबाइए आएगा मोदी ही। तो वो वाली बातें जो हैं ये देश में हो रही हैं। और चंडीगढ़ में तो सामने खुल्लम खुल्ला, चंडीगढ़ एक इम्पॉर्टेंट सिटी है इंडिया की, एक इतनी बड़ी संस्था है जिसका चुनाव हो रहा था। अगर उसका चुनाव हथियाया जा सकता है, दिन दोपहर उसमें घपला किया जा सकता है, तो क्यों नहीं बूथ पे और जगह इनके गुंडे लोग जो हैं वो चुनाव चुराने की कोशिश करेंगे, ईवीएम्स में गड़बड़ियां करेंगे, हर जगह गड़बड़ियां करेंगे। सो सिचुएशन कोई इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, इतनी इतनी अच्छी नहीं है इन चुनावों में जो आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक कुछ जो चीज़ें हैं वो सारी पार्टी को कुर्बानी ऑन रिकॉर्ड नहीं ले पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें एम्बिग्यूटी है उनके स्टैंडर्ड्स में, और हमारे स्टेट में तो और ज़्यादा है, क्योंकि चुनाव तो वो करवा नहीं पाए। अगर सिक्योरिटी है, बीजेपी कहती है हालात ठीक हो गए हैं, डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डेमोक्रेसी का मर्डर क्यों किया आप लोग? आप इतने सालों से यहाँ पे चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? हमें अपने फैसले क्यों नहीं करने दे रहे? हमारी ज़मीन और नौजवानों की रोजगार की प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे? तो ये चीज़ें बीजेपी का एक ही केवल मुद्दा है, और वो अमित शाह जी और मोदी जी का मुद्दा है एक्चुअल में। अब शायद अंदर से काफ़ी सारी बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग भी उनसे दुखी भी किसी हद तक हैं, क्योंकि वो टोटली सत्ता को ऐसे पकड़ चुके हैं और वो किसी भी कीमत पे सत्ता हथिया लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।